नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 30 नंबर कन्फर्म होगा। हम सब बात करें तो आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही टॉपिक आज हम सब कवर करेंगे। आज जितने भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अगले साल पूछे गए थे। अगर हम बात करें तो ये 18 तारीख के जो क्वेश्चन आया था आपका 18/9/2023 में, उसी क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। अगर हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्वता की बात करें तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, अगर उसकी आप लैंग्वेज को समझ लें, रटने का प्रयास नहीं करिए हम क्वेश्चन रट ही लें तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की आप क्लास पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें आपका 30 नंबर कन्फर्म होगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। ऑप्शन है पहला प्रत्यात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान या फिर तथ्यपूर्ण ज्ञान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान वह होता है जो हमें कोई काम कैसे करना है यही सिखाता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है दोस्तों, क्या कहलाता है आपका, विश्लेषण कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है या फिर व्यवस्था कहलाता है या फिर समझ कहलाता है। दोस्तों इसमें किसकी बात करें, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना, यह आपका कहलाता है दोस्तों संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। ऑप्शन है सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोगी या प्रोत्साहन। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन है व्याख्यान है या फिर कार्यभार है, परियोजना है, संगोष्ठी है। जो सबसे कम आकर्षक शिक्षा विधि है ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, संगोष्ठी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, कौन सा दोस्तों, कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी या फिर श्रुतलेख। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर है जो उसको दोस्तों वास्तविक समस्या में शामिल करता है, आपका वह राइट आंसर श्रुतलेख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, कब निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों, परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो व्याख्यान विधि होती है दोस्तों उसमें शिक्षार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आप खड़े होकर सिर्फ आप लेक्चर ही देते रहें तो बच्चा सुनते सुनते बोर हो जाता है, इसलिए वो निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है परिसंवाद एक प्रकार का क्या है दोस्तों, खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है या फिर व्याख्यान विधि है, फिर प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद दोस्तों यह एक प्रकार, परिसंवाद है क्या, परिसंवाद दोस्तों एक प्रकार से प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद क्या है, एक प्रकार से यह प्रदर्शन विधि है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है दोस्तों। ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, जांच करना, दिखाना, या फिर सी ऑप्शन है कहना, या फिर डी ऑप्शन है कार्रवाई करना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जांच करना। इसका जो ह्यूरिस्टिक का ही अर्थ ही होता है दोस्तों जांच करना। एक चीज़ आप और जानते रहिए दोस्तों, ह्यूरिस्टिक का मतलब, ह्यूरिस्टिक मतलब जो अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि भी दोस्तों ह्यूरिस्टिक की विधि के ही अंतर्गत आती है। अन्वेषण विधि का मतलब होता है कि खोजबीन आधारित विधि। जब बच्चा, हम थोड़ी सी जानकारी बच्चे को दे दें और बच्चा खुद से ही खोज के जांच के जानना चाहे तो वही आपका अन्वेषण विधि कहलाता है। तो ऑप्शन आपका इसमें ये सही होगा, लेकिन आप अन्वेषण विधि भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा है दोस्तों? कोल्डवेल कुक ने कहा, पियाजे ने कहा है, थांडाइक ने कहा या फिर मांटेसरी ने कहा है। देखिए इस आंसर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, लेकिन जो आयोग ने माना था, आयोग ने इसे मांटेसरी ने माना था। अब हम इसे कोल्डवेल कुक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इन्होंने माना था कि जो खेल के आधारित जब बच्चा सीखता है तो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सीखता है, इसीलिए यह ऑप्शन सही तो ऑप्शन ए ही है, लेकिन आयोग ने इसे माना था ऑप्शन डी। तो आइए हम सब आगे बढ़। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक के बारे में जानते रहे। कोल्डवेल कुक की एक पुस्तक थी द प्ले वे के नाम से पुस्तक थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसके बारे में काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। वे प्ले वे पद्धति के जनक भी कुक को ही माना जाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रमण विधि विकसित करता है, क्या विकसित करता है? सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। देखिए भ्रमण विधि से दोस्तों क्या होता है, भ्रमण विधि से जो होता है दोस्तों, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान। उसमें बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप भ्रमण विधि पे जब बच्चे ले जाएंगे, बच्चे को कहीं भ्रमण पे ले जाते हो तो सामने जो चीज़ देखता है उसे तुरंत वो समझता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसी है, इसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान। भ्रमण विधि में क्या विकसित होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष ज्ञान विकसित होता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु निर्धारित करता है दोस्तों, क्या करता है? शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी या फिर शिक्षक की प्रभावशीलता। दोस्तों क्या विकसित करता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की भागीदारी। विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या करता है दोस्तों? शिक्षार्थी की भागीदारी को निश्चित करता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन है दोस्तों, जिसमें विद्यार्थी केंद्र में हो? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, निर्देश विधि। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, इसमें शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है? आगमन विधि है। आगमन विधि इज राइट आंसर, लेकिन दोस्तों इसका भी आंसर आयोग ने डी माना था। जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी क्वेश्चन पे क्लेम किया गया था, तो काफ़ी बच्चों का नंबर बड़ा भी था। इसका भी आंसर आप आयोग ने डी माना था, लेकिन जो आगमन विधि है वह आपका राइट आंसर है। इसे दोस्तों अगर हम आपको और थोड़ा सा बताएं, जैसे आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि हम पहले नियम बता दें, फिर हम उसे आपको प्रैक्टिकल कराएं। और आगमन विधि पहले आपको हम प्रैक्टिकल बता दें कि कैसे कैसे करना है, फिर हम आपको नियम बताएं। तो दोस्तों जो बच्चा सीखेगा कैसे सबसे ज़्यादा सीखेगा, पहले हम प्रैक्टिकल, जैसे बच्चे को साइकिल चलाना है, सीखना है ना, पहले हम हर चीज़ उसे पढ़ाएं दें, साइकिल ऐसे चलाया जाता है, ऐसे नियम, एक पन्ना का नियम लिखा दें, फिर उसे हम साइकिल ले जाएँ। ऐसा नहीं है, अगर हम पहले बच्चे को साइकिल दे दें, साइकिल से धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करें, फिर जब हम उसे नियम बताएंगे तो आधा चीज़ें अपने से ही बता देगा, हाँ सर इससे ब्रेक मारने पे यह होता है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। आगमन विधि का जो मतलब होता है, पहले हम उदाहरण के माध्यम से नियम की तरफ जाएं, और निगमन विधि का मतलब होता है पहले हम नियम बता दें फिर उदाहरण की तरफ जाएँ। तो ज़्यादा सही क्या है दोस्तों? यही है, पहले हम उदाहरण दे के बच्चों को फिर नियम की तरफ ले जाएँ। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारंपरिक शिक्षण विधि, शिक्षण कौन सा है दोस्तों? निगमन, सम्मिश्रित या फिर खेल आधारित या प्रयोगात्मक। दोस्तों आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से जब भी बच्चे को हम सिखाते हैं, बच्चा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, खेल आधारित विधि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट उपागम है दोस्तों। ऑप्शन है निगमन, खेल आधारित, सम्मिश्रित या फिर प्रयोगात्मक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है? निगमन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभी दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था ना कि जो निगमन विधि होती कैसे होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वही हमने निगमन आगमन दोनों चीज़ आप जानते हैं, दोनों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए वही आपका निगमन विधि होता है। पहले नियम से हम उदाहरण की तरफ, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है दोस्तों, प्रजातांत्रिक, सत्तावादी, रचनात्मक, आलोचनात्मक, निर्णय वाला। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर भी हो जाए दो, सत्तावादी। जो दोस्तों शिक्षण का सत्तावादी स्तर
केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। ये दोनों चीज़ आप जानते रहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा होता है दोस्तों? सत्तावादी। और जब प्रजातांत्रिक की बात किया जाए कि प्रजातांत्रिक स्तर कौन सा होता है, यह आपका दोस्तों छात्र केंद्रित होता है। यह आप सत्तावादी किससे संबंधित है? यह आपका टीचर से संबंधित है। और प्रजातांत्रिक किससे है? यह आपका चाइल्ड से संबंधित, बच्चों से संबंधित है। इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक शिक्षण कैसा होता है और सत्तावादी शिक्षण कैसा होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। माप में पहला चरण है दोस्तों। माप में पहला चरण क्या है? ऑप्शन है आपके पास परीक्षण का अंकन, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास करना, क्या मापना है इसका निर्णय करना। माप में पहला चरण जो होता है तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर डी हो जाए, क्या मापना है इसका निर्णय करना। सबसे पहले यही तो निर्णय करेंगे ना, हमको क्या मापना है। माप का पहला चरण क्या माना गया है कि क्या इसका निर्णय करना, क्या मापना है इसका निर्णय करना। अगर हम इसकी क्रमिक की बात करें तो इसमें नाभिक मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापक, इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? मूल्यांकन, आकलन, माप, परीक्षण। किसकी गुंजाइश सबसे कम है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण। निम्न में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, महत्वपूर्ण है। परीक्षण कहते हैं किसे? मूल्यांकन, आकलन, माप। ये चीज़ आप जानते होंगे, मूल्यांकन करना, आकलन करना कि हम किसी का आकलन करें, और माप किसी को मेजरमेंट करना, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन परीक्षण क्या होता है? अब ये सबसे कम गुंजाइश किसकी है दोस्तों? निम्नलिखित किसकी गुंजाइश सबसे कम है? इसे हम सब एक्यूरेट नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन परीक्षण दोस्तों, परीक्षण देखते हैं कभी कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में, नहीं एग्ज़ाम के से न समझिए, हम आपको बताते हैं इसे। जैसे किसी की योग्यता, शक्ति, प्रदर्शन, विकास की मात्रा माप करने की विधि को ही दोस्तों परीक्षण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अभी किसी एग्ज़ाम से संबंधित है, कोई टेस्ट से, किसी टेस्ट में बच्चा कोई 10 में से 10 ला दिया, हो सकता है अगली बार वो 2 ला दे, तो इसका मापन करना थोड़ा सा कठिन है। ये इसीलिए सबसे कम गुंजाइश, आप इसे भी माप सकते हैं, लेकिन सबसे इन तीनों में सबसे इन तीनों का ज़्यादा चांस होता है कि सही हो जाए, लेकिन जो सबसे कम है दोस्तों वो परीक्षण है। इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, छात्रों का चयन करना है। रचनात्मक, ऑप्शन एक आपका और होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, इसमें जो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतिम ऑप्शन फिर से आपको बताते हैं, अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सी ऑप्शन है छात्रों का चयन करना, लास्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। अब रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो किसी की नई सोच, कल्पनाशीलता और नवाचार क्षमता को मापती है, वही आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन है पहला इसमें ऑप्शन है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन, परीक्षण, माप, आकलन। थर्ड ऑप्शन है परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, या फिर लास्ट ऑप्शन है आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही क्रम है दोस्तों, सही क्रम आपका है सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, आकलन, फिर मूल्यांकन होगा दोस्तों। ऑप्शन इसमें आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा दोस्तों? ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न, निबंध, सही संक्षिप्त उत्तर, समापन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होता है दोस्तों? आपका बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है दोस्तों? ऑप्शन है संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, या फिर लास्ट ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन
बी सही है दोस्तों। असंरचित निबंध को दोस्तों चिन्हित करना, विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, असंरचित निबंध के बारे में। देखिए दोस्तों, असंरचित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसमें खुला और स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सके, यानी सीमित विकल्प नहीं होते। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है आपका, वो है आपका सीमित विकल्प होता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक ही करना है। 4 ऑप्शन बजाय 5 ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन असंरचित निबंध में आपको ऐसी बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। इसको चिन्हित करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव तकनीकी का उपयोग मूलतः खाली जगह मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों खुफिया, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तता। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है, व्यक्तित्व। दोस्तों प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूलतः दोस्तों क्या मापने में, व्यक्तित्व मापने में के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः खाली जगह में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के दौरान, सेकंड ऑप्शन है हर समय, लास्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के अंत में, लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रम के अंत में, लास्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के आरंभ में। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है दोस्तों? यह मूलतः दोस्तों कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कार्यक्रम के शुरू में ही कर लिया जाएगा, नहीं। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाएगा? वह आपका कार्यक्रम के अंत में किया जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या है दोस्तों? चल रहा है, सतत है, निर्णय प्रमाणित कहना है दोस्तों, डायग्नोस्टिक है दोस्तों, डायग्नोस्टिक है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या? योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों निर्णय प्रमाणित कहना है दोस्तों। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है? हम निर्णय प्रमाणित कहना दोस्तों। सतत आप जानते रहे, सतत मतलब लगातार होता है। जो मूल्यांकन लगातार होता है वही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन निर्णय प्रमाणित कहना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारांशित मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन के कौन सा उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? दैनिक कार्य, मौखिक पूछताछ या फिर शिक्षक अवलोकन, लास्ट ऑप्शन परीक्षण। सारांशित मूल्यांकन क्या है? तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, परीक्षण दोस्तों। सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो वह दोस्तों क्या है? परीक्षण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है दोस्तों, क्या है? आवृत्तियां हैं, वर्ग सीमाएं हैं, चतुर्थक है या फिर मध्य बिंदु है। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आवृत्तियां हैं। एक वर्ग कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग कक्षा अंतराल की आवृत्तियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूनतम के जो अंतर होता है उसके क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मोड होगा, रेंज होगा, चतुर्थक होगा, मतलब होगा। तो दोस्तों जो अधिकतम और न्यूनतम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? और रेंज कहा जाता है। इसके इतने के बीच का यह रेंज है, तो यह दोस्तों क्या कहा जाएगा? रेंज कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है पहला, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है, चिन्हित करने के लिए निबंध। थर्ड ऑप्शन है छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है। लास्ट ऑप्शन है वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, उन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही दोस्तों। ये जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा
मापा जा सकता है। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है पहला मिलान है, सेकंड ऑप्शन है एमसीक्यू है, थर्ड ऑप्शन है समापन है, लास्ट ऑप्शन है संक्षिप्त उत्तर है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी एमसीक्यू है दोस्तों। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो आपका एमसीक्यू है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब वही बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, आप ऐसा इसे नहीं समझिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वही आपका एमसीक्यू कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है टेरमैन है, स्टेन है, गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बिने है दोस्तों। आधुनिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं, देखिए अगर इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक कौन है? बीने है। आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक अल्फ्रेड बीने थे। अल्फ्रेड बीने द्वारा कब दिया गया था दोस्तों? प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में, आप जानते रहिए 1904 में विकसित किया गया था। वह इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारक में से एक थे। उन्होंने विकलांगता और मानसिक मंदता वाले बच्चों को अलग करने के उद्देश्य को क्लासिकल श्रृंखला तैयार की थी। तो आप जानते रहिए जो संस्थापक कौन है इसके? अल्फ्रेड बिनेट हैं।